Assalamu alaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe to keep in contact for more videos, interest lectures, helping till etc. My name is Dr. Muhammad Usman. Today I am going to start our first lecture and it is about cell membrane, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बल्कि जितने भी कंसेप्ट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड, इसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इसको बनाते हैं, डिफ़िकल्ट और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे। पास्ट एमसीक्यूज़ में से भी जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व भी करेंगे। सो ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करते हैं और डिफरेंट कंसेप्ट जैसे कि चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है इनकी फंक्शनिंग के अंदर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंपोजिशन से। ये आपके पास एक इमेज आ गया जिसे हम कहते हैं जी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन है ये 60 to 80% आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जबकि ये फॉस्फोलिपिड्स जैसा कि मेंशन है, फॉस्फोलिपिड्स या सिंपली जो टोटल लिपिड्स की कंसंट्रेशन है वो है 20 to 40%, जिनके अंदर फॉस्फोलिपिड्स भी आ जाते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स भी इसके अंदर, और ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल, इन तमाम जो ओवरऑल हम इनको कहते हैं कि लिपिड की कंसंट्रेशन 20 से 40% होती है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। जो सिंपल एमसीक्यूज हैं वो साथ साथ ही आपको मैं करवाता जाऊंगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अबंडेंट कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन है जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो है प्रोटीन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन की कंसंट्रेशन 60 to 80% होती है, जबकि लिपिड की कंसंट्रेशन है वो 20 to 40%। एक और एमसीक्यू जो कि पास पेपर में पूछा गया कि जो कंपोजिशन में कौन सी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं, सिंपली कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ें इनको बनाती हैं, जिनमें डिफरेंट ऑप्शन थे। एक में ग्लाइकोलिपिड, एक में था ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक में लिपोप्रोटीन्स, एक में न्यूक्लियोप्रोटीन्स। सो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था लिपोप्रोटीन्स। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन्स। सो ये भी आपने याद रखना है कि जो कंपोजिशन है जो कि सिंपल सा एक एमसीक्यू, इसमें से भी डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं और वो है हमारी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही अहम है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, इसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जिसने ये स्ट्रक्चर दिया। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहते हैं, अक्सर बच्चों को यही नहीं पता कि इसको फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहते हैं। उन साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जैसे फ़र्ज़ करें ये एक समुंदर है, ये एक सी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक सी की तरह, जिसके अंदर आइसबर्ग जो प्रोटीन है वो जैसे एक समुद्र होता है उसके अंदर छोटे छोटे आइसबर्ग्स होते हैं, उनकी तरह धंसी हुई होती हैं। सो इसको इसलिए कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो प्रोटीन का पैटर्न है ये इरेगुलर मैनर्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। सो उनके अकॉर्डिंग जो फ्लूइड से मुराद है वो है लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड डिफरेंट लिपिड्स, जो कि फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं। जबकि मोज़ेक से उन्होंने मुराद लिया प्रोटीन्स को, जो कि इस लिपिड के अंदर जैसे घर की दीवार के अंदर एक दरवाज़ा होता है उसकी तरह ये मोज़ेक के एक पैटर्न के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये भी पास्ट के अंदर पूछा गया है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और फॉस्फोलिपिड्स को रिप्रेजेंट करता है, लिपिड्स को रिप्रेजेंट करता है। सो एक और चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं कि इसके लिपिड प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन सी है, और उसके बाद हम फिर उस हिसाब से नेक्स्ट एमसीक्यूज़ और तमाम चीज़ें देखते जाएंगे। जो लिपिड
ये बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो लिपिड्स बनाते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स, तो ये गढ़ की दीवार है जिसके अंदर ये एक और दरवाज़ा लगा हुआ है, फर्ज करें ये गढ़ का दरवाज़ा है। सो असल जो बेसिक स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है वो तो ये ईंटें बना रही है ना, प्रोटीन्स तो एक गेटवे है। सो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट्स आपसे पूछ रहे थे वो है प्रोटीन्स, जबकि बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पास्ट में भी एमसीक्यूज आ चुका है वो है लिपिड्स। अब ये फास्फोलिपिड मेजर लिपिड है। अब लिपिड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि वैक्सीज भी लिपिड के अंदर आते हैं, फास्फोलिपिड भी, ट्राइग्लिसराइड भी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अबंडेंट लिपिड कौन सा है तो वो है फास्फोलिपिड, और ये पूछा भी गया पास्ट के अंदर वैसे भी। सो ये आपने याद रखना कि लिपिड और प्रोटीन मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बनाते हैं। कौन सी टाइप के लिपिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो होते हैं फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड का एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड, यानी वाटर लिविंग पोर्शन, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लिविंग, क्योंकि इसके अंदर फास्फेट ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। ये जोन आ गया हाइड्रोफिलिक। जबकि जो टेल्स होती हैं फैटी एसिड की टेल्स होती हैं जो कि वाटर को हेट करती हैं, इन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इनको मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये होती हैं हाइड्रोफोबिक। सो एक और नीचे भी सेम, ये भी हाइड्रोफोबिक टेल्स जो कि वाटर को हेट करती हैं। फिर दोबारा से नीचे आ जाएंगे ये हाइड्रोफिलिक हेड। अब जो टू लिपिड बाइलेयर्स, इसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, यानी एक लेयर ये वाली है, एक लेयर ये वाली है, दो लिपिड की लेयर्स मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं। अब अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि जो हाइड्रोफोबिक जोन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कहाँ पाया जाता है, आउटर साइड के ऊपर, इनर साइड के ऊपर, इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बिटवीन, तो ये बिटवीन पाया जाता है। दोनों आउटर और इनर नहीं बल्कि दरमियान के अंदर, बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर। तो ये हाइड्रोफोबिक जोन जो कि फैटी एसिड टेल्स ऑफ फास्फोलिपिड से बनता है। एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ऑफ टू लिपिड बाइलेयर्स वो एक दूसरे को फेस कर रहा होता है, हाइड्रोफोबिक, जबकि हाइड्रोफिलिक ये बाहर को देख रहा है, ये वाला भी नीचे वाला जो लेयर है ये भी इनसाइड की तरफ है। जबकि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है जो फैटी एसिड टेल्स बनाती हैं वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ होती हैं। सो हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ लिपिड बाइलेयर फेसेस ईच अदर। ये तो आगे स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू बता दिए हैं, जबकि इन्हीं को मॉडिफाई करके ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जबकि इसी कंसेप्ट को एक ने पूछा था कि विच कंपोनेंट, विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। अब पहले तो आपको पता हो कि तीन जोन होते हैं, दो हाइड्रोफिलिक आउटर साइड, इनर साइड भी हाइड्रोफिलिक और दरमियान में हाइड्रोफोबिक। तो एम्बेडेड कौन है दोनों के दरमियान, हाइड्रोफोबिक जो जोन है जो टेल बनाती हैं वो है एम्बेडेड हाइड्रोफोबिक। सो इस तरह से भी डिफरेंट एमसीक्यूज इस लिपिड के स्ट्रक्चर के अंदर पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सबसे अबंडेंट लिपिड कौन सा है, वो है फास्फोलिपिड। दूसरे एमसीक्यू बताया कि बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन सा बनाते हैं, यानी अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय, एक ऑप्शन लिपिड्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो आपने क्या चूज़ करना है, लिपिड्स। और लिपिड्स में सबसे अबंडेंट कौन से लिपिड होती हैं, फास्फोलिपिड। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक जोन होते हैं वो आउटर साइड और इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती हैं, जबकि जो फैटी एसिड टेल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक ही होती हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक ये हेड्स होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है दोनों के दरमियान एम्बेडेड होता है और ये एक दूसरे को फेस कर रहा होता है। सो ये चीज़ें तमाम मैंने आपको बता दी।
अब हम बात करेंगे लिपिड्स के दूसरे पोर्शन की तरफ। एक हैं ग्लाइकोलिपिड्स, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल। इसके फंक्शंस को हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे या अभी देख लेते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी लोकेशन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये जो फैटी एसिड टेल्स हैं उनके दरमियान में पड़ा होता है। सो लोकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के बारे में एमसीक्यूज आता है कि ये कहाँ होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन इन हाइड्रोफोबिक जोन, या फिर इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टेल्स ऑफ फैटी एसिड, टेल्स ऑफ फैटी एसिड। मज़ीद मैं पूछूं कि एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर इसके कितने हेड और कितनी टेल होती हैं। सो एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का एक हेड होता है जो कि ग्लाइसरोल प्लस एक क्या कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप, जिसके साथ मज़ीद कोई बेस कोलिन सेरीन वो भी जुड़ी होती है, और 2 इसकी टेल होती हैं जो कि इन साइड की तरफ देख रही होती हैं। सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, ये जो सा हाइड्रोफोबिक या फिर जो हाइड्रोफिलिक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एंट्री, पोलर मॉलिक्यूल उनकी एंट्री को या उनको बाहर जाने को रोकता है। मज़ीद ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर के हिसाब से भी वैसे भी। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कम कर देते हैं। सो ये अभी हमने देखा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। सो इनके लोकेशन का आपको पता होना चाहिए, इनके काम का आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रोटीन पोर्शन की तरफ। जो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं जबकि डिफरेंट होती हैं। एक होती है इंटेग्रल प्रोटीन्स, जिनके अंदर हम कहते हैं कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को स्पेन की होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और दूसरी होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि ये पेरिफेरी के ऊपर अटैच होती हैं, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया है। ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती। सो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही कंट्रोल करती हैं। इनके साथ अटैच होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जैसे कि आपने देखा ना ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, पॉलीगोनल शेप। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही मिल के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये उनकी चेन्स हैं। सो जब ये प्रोटीन के साथ मिल गई तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। जब यही ग्लूकोज की चेन फॉस्फोलिपिड से मिलेगी क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये पाए जाते हैं आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। या एक और कंसेप्ट है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बजाय ओवरऑल मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। ये फ़र्ज़ करें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जो से ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं हमेशा आउटर सरफेस या अवे फ्रॉम साइटोसोल, साइटोप्लाज्म से दूर होती हैं। अगर बाहर है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है तो साइटोप्लाज्म से दूर, यानी आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये फिर इनर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे। तो हमेशा ये साइटोप्लाज्म से इनका चेहरा, यानी साइटोप्लाज्म इनको अच्छा नहीं लगता, उससे ये मुंह मोड़ के रखते हैं। सो अगर इस ये एमसीक्यू आता भी है कभी, इन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उनमें एक ऑप्शन होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपने नहीं भूलना, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मज़ीद आप आउटर सरफेस पे ये देख सकते हैं, ये हैं फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इन्हें हम कहते हैं फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो फाइबर्स हैं ये भी आउटर साइड के ऊपर ही पाए जाते हैं। और ये अटैच किससे हैं, ये प्रोटीन से अटैच हैं। अगर हम पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ अभी पूछता हूँ कि जो फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन या बने होते हैं, इनको कहते हैं एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट भी आता है, मज़ीद कोई एसिड जुड़ा होता है उनके साथ। तो ये किसके साथ अटैच होते हैं, पहले तो आउटर साइड पे पाए जाते हैं, दूसरा
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस कंपोनेंट से अटैच होते हैं? मैं ए ऑप्शन देता हूँ आपको ग्लाइकोलिपिड्स, बी ऑप्शन देता हूँ फास्फोलिपिड्स का हेड, सी ऑप्शन देता हूँ आपको प्रोटीन्स, डी ऑप्शन मैं देता हूँ आपको कोलेस्ट्रॉल। सो अब मुझे बताएं कि जो फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हैं किससे अटैच होते हैं? डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। और दो एमसीक्यू तो आपको बता चुका हूँ, एक ये कि जो ग्लाइकोलिपिड हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अगर इनर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो उनकी इनर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। अब ये नीचे भी कुछ मैंने ड्रा किया, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोस्टली साइटोस्केलेटन में 3 टाइप के फिलामेंट होती हैं, माइक्रो फिलामेंट्स भी होती हैं, ट्यूबुलिन फिलामेंट्स भी, डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये कौन से फिलामेंट हैं? ये मोस्टली माइक्रो फिलामेंट्स ही होते हैं जो कि मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इनसाइड साइटोप्लाज्म। सो अगर एमसीक्यू ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, एक ऑप्शन हो इट इज़ प्रेजेंट एट द इनसाइड या इनर सरफेस, दूसरा ऑप्शन हो आउटर सरफेस, तीसरा ऑप्शन हो प्रेजेंट एट बोथ आउटर एंड इनर सरफेस। तो जो फिलामेंट्स हैं ये हमेशा इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होते हैं। सो ये स्ट्रक्चर से एक और एमसीक्यूज भी आपके पास आ गया। सो कितने ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए, तो अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है इससे जितना भी तक मैं आपको बता चुका हूँ। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। They are present on the outer surface of plasma membrane. They are present on the inner surface of membrane of mitochondria and nucleus. Glycoproteins and glycolipids are present on the outer surface of all types of membranes. So आपको मैंने क्या बताया था कि जो उनसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वो फिर इनर सरफेस की तरफ पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा साइटोप्लाज्म से परे की तरफ होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल इनको अच्छा नहीं लगता। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। अगर अकेली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो फिर ये बात ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये आउटर सरफेस के ऊपर ही होते हैं। सेकंड, all statements are correctly related to the fluid Mosaic model except cholesterol opposes the entry or exist of ions and polar molecules. Filaments of cytoskeleton are present on the inner surface of membrane. Two layers of phospholipids are involved in formation of basic structural framework of plasma membrane. Proteins are regularly distributed in plasma membrane. अगर आपने अच्छी तरह से सुना तो पहला एमसी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। वाकई कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल एंटी और एक्सिस्ट ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स को रोकते हैं। फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन इनर सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। जो फास्फोलिपिड्स की 2 लेयर होती हैं जो कि मिलके लिपिड बायलेयर बनाती हैं, जबकि प्रोटीन जोन से होते हैं ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं मोज़ेक मैनर के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ना कि रेगुलर। सो ये है इनकरेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर वर्ड फ्लूइड है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो जो फ्लूइड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है लिपिड पोर्शन को या फास्फोलिपिड्स को, जबकि जो मोज़ेक है वो वर्ड रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन्स को। अब हम पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यू देखते हैं। अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज़ अ हेड एंड 2 टेल्स। वेयर आर द टेल्स फाउंड? एट द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन, इन द एक्सटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन, स्पेनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। सो ये आपने बताना है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सरफेस के ऊपर, एक्सटीरियर के ऊपर। स्पिनिंग ऑफ मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? पास्ट पेपर का एमसीक्यू है, DUHS के अंदर शायद आया था।
स्पेनिंग होता है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसको पूरा जैसे कि इंटेग्रल प्रोटीन ने किया होता है वैसे करना। जबकि मैंने आपको बताया था कि टेल्स जोन से वो इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन या टू हाइड्रोफोबिक पोर्शन के अंदर एम्बेडेड होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से, वो है बी ऑप्शन, इन द इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन। सो अगर आप मेरे लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो उम्मीद है आपको पास पेपर और डिफिकल्ट जितने भी एमसीक्यूज आ जाएंगे आप आराम से उनको सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद आप हमारी जो हेल्पिंग बुक्स हैं, जो बेस्ट बुक है उसका 5th एडिशन इस साल आएगा, वो है पास पेपर टॉपिक वाइज अलोंग विद सॉल्यूशंस, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो प्रैक्टिस बुक है, ये 2 बुक इन पे आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। अक्सर अकेडमी में बच्चों का माइंड है वो ख़राब कर देती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनका रिलेशन ही नहीं होता वो देते रहते हैं, जो चीज़ें बताने वाली होती हैं वो बताते नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर, जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है वो कौन बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये तो मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ, वो है लिपोप्रोटीन्स, यानी 80% प्रोटीन्स बनाती हैं, जबकि जो रिमेनिंग है 20 to 40% वो लिपिड्स, जिनके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम देखते हैं, इसको समझते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी किसी भी चीज़ ने गुजरना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो वो किस तरह से गुजरेगी। आपको मैं वो कंसेप्ट देने जा रहा हूँ जो कि शायद आपको कोई भी ना दे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि मॉलिक्यूल्स का साइज़, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल और वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कुछ में पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि जो वेरी लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि एक सेल है वाइट ब्लड सेल, इसने बैक्टीरिया को इनगल्फ करना है, इनको खाना है ताकि इसकी तोड़ फोड़ की जाए, कोई वायरस आ गया उसको इसने खाना है। तो इस तरह की जो उनसे चीज़ें होती हैं वो लार्ज साइज़ के अंदर आती हैं, जबकि सोडियम ग्लूकोज वाटर ये छोटी चीज़ें हैं, जबकि ये एक सेल को इनगल्फ करना एक बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए होती है वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, क्या उसे कहते हैं वेजिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, जिसकी 2 टाइप्स हैं जो कि आपकी बुक्स के अंदर भी डिस्कस की गई हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। और ये बात याद रखें कि एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस जो भी हैं ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आती हैं, लेकिन ये बल्क ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। एंडोसाइटोसिस का आपको बता देता हूँ कि किस टाइप की, इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। पिनोसाइटोसिस, अगर वाटर को इनगल्फ करना हो, वो उसको लेना हो, वाटरी चीज़ों को, फ्लूइडी चीज़ों को, या फैगोसाइटोसिस, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है उसको इनगल्फ करना हो। अब एंडोसाइटोसिस किस टाइप के सेल में ज़्यादा होती है, जैसे कि फैगोसाइटोसिस WBC वाइट ब्लड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। एक्सोसाइटोसिस किन टाइप्स के सेल में होती है, जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स हैं जिन्होंने सेक्रीशंस करनी है, या इंटेस्टाइन है जो सी हमारी, उसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इन्होंने सेक्रीशंस करने होते हैं एंजाइम्स की ताकि डाइजेशन की जाए, तो एक्सोसाइटोसिस उनके अंदर होती है। सो ये आपने नहीं बोलना कि वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस किस तरह से होती हैं, किन सेल्स के अंदर कॉमन है। असल मसला जहाँ पे बच्चे फंसते हैं वो होती है हमारी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनकी बच्चों को समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह मेरे लेक्चर के बाद आपको अच्छे समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ना समझाता हूँ कि लिपिड बाइलेयर, ये हमारे पास आ गई लिपिड बाइलेयर का पोर्शन, कौन से मॉलिक्यूल इस लेयर से गुजर सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के मॉलिक्यूल कर सकते हैं, एक तो वो जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं यानी नॉन पोलर, या जिनके ऊपर हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो उनसे कौन से हाइड्रोफोबिक, या मज़ीद आप कह सकते हैं जो कि अनचार्ज होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस तरह के मॉलिक्यूल जो उनसे लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इसकी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए पैसिव ट्रांसपोर्ट की, एक तो इनकी कंसंट्रेशन
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फैट्स बाहर कम है अंदर ज़्यादा है फिर भी ये आराम सुकून से अंदर मूव कर जाएं। हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर में ही होगी। अब ये लिपिड के पोर्शन से किन किन चीज़ों की होती है? डिजॉल्व्ड गैसेस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट पोलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, आयंस की भी होती है। ये कभी नहीं आपने समझना कि आयन पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं मूव कर सकते। अब आयंस को पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव करने के लिए क्या चाहिए? इनकी बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा इनको मीडियम चाहिए। और आयंस का ग्लूकोज का मीडियम कौन सा होता है? ये होती हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स दो टाइप की हैं, एक होती हैं चैनल प्रोटीन्स जिनके थ्रू क्या कहते हैं कि एटीपी यूज़ नहीं करती। हमेशा ये उन्हीं मॉलिक्यूल को अलो करते हैं किसी लिगेंड या किसी को की हेल्प लेकर। कभी कभी ना इनके कोने के ऊपर एक होता है कैविटी बनी होती है जहाँ पे कोई और चीज़ आके अटैच करती है, कोई एंजाइम, हार्मोन, तो उसके बाद ये ओपन हो जाती हैं। तो फिर बाहर से ग्लूकोज अंदर चला जाता है, सोडियम अंदर चला जाता है। यूँ समझ लें कि इंसुलिन आके लग गई है, जैसे ही इंसुलिन अटैच हो गई ग्लूकोज अंदर। सो चैनल प्रोटीन किसी किस्म की एनर्जी यूज़ नहीं करती। दूसरी प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन्स। जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये एनर्जी यूज़ करती हैं कब? जब ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल को थ्रो करती हैं। यानी पोटाशियम जो सोडियम है, इनसाइड द सेल सोडियम की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा, बाहर होती है कम। इसने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाना है तो डेफिनेटली ये किसको यूज़ करेगा? कैरियर प्रोटीन को, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ कैरियर प्रोटीन ही करती हैं। चैनल प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी को यूज़ नहीं करती, वो सिर्फ हायर कंसंट्रेशन से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को, पोलर मॉलिक्यूल को, वाटर को, ग्लूकोज को, सोडियम को अंदर आने देती हैं। समझ गए? अब जो कैरियर प्रोटीन ये एटीपी को यूज़ करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फेंकती हैं। जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन जो कि आप बच्चे सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं, नर्व इम्पल्स के अंदर आपने देखा होगा एटीपेज पंप होता है जो कि 3 सोडियम के मॉलिक्यूल इनसाइड से आउटसाइड फेंकता है। तो ये कैरियर प्रोटीन्स का काम होता है। जबकि पोटाशियम की बाहर कंसंट्रेशन कम होती है, अंदर ज़्यादा। जब पोटाशियम ने अंदर से बाहर जाना होता है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, तो ये चैनल प्रोटीन का यूज़ करती हैं। जैसे चैनल प्रोटीन ओपन होती हैं ये रश करके बाहर की तरफ, और ये रैपिड प्रोसेस होता है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। जबकि जैसे ही बाहर से पोटाशियम को अंदर करना है तो फिर उसको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। सो अगर ग्लूकोज को पैसिव ट्रांसपोर्ट करनी है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने के लिए किस मीडियम का यूज़ करना पड़ेगा? चैनल प्रोटीन्स का। सोडियम अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आता है तो इसको क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। अगर ये लोअर से हायर जाता है तो फिर हम कहेंगे इसको एटीपी को इसने यूज़ किया, इसको हम कहेंगे ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो सिंपल सा रूल है, हायर टू लोअर पैसिव और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन एक्टिव। अब सोडियम को फ़र्ज़ करें कि वैसे भी होती कंसंट्रेशन सोडियम की सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन सोडियम की होती है, जबकि इनसाइड द सेल पोटाशियम की ज़्यादा होती है। अब सोडियम बाहर से अंदर चैनल प्रोटीन के थ्रू भी आ सकता है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी आ सकता है। सो कैरियर प्रोटीन्स के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये बोथ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों करती हैं। अक्सर बच्चे ये समझते हैं जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, जबकि दोनों ही कर सकती हैं। अगर सोडियम हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू आ रहा है चाहे चैनल के थ्रू, तो वो हो जाएगी पैसिव। अगर एटीपी को यूज़ करके लोअर कंसंट्रेशन से कोई भी आयन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो कैरियर प्रोटीन को यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगी एक्टिव। अब इसके भी चंद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिफरेंट है। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जिनमें H2 आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, आयंस, मजीद क्या आ गया, आयंस, ऑल कैन पास बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि आयंस, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, वाटर तमाम जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो ये डेफिनेटली पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, चाहे वो आयन की है, चाहे ग्लूकोज की है, किसी और की है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, ऑल कैन पास बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। Relative to the transport of materials across the cell membrane, choose the incorrect statement. Hydrophilic molecules cannot move through simple diffusion. हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर लविंग है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं आ सकते। यानी सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किया, कोई चैनल यूज़ नहीं किया, कोई प्रोटीन यूज़ नहीं की, तो पूछ ये रहा है एग्जामिनर के हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को सिंपल डिफ्यूजन से आगे गुजारा नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन, आयंस कैन नॉट अंडरगो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि आयंस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सो ये ही इनकरेक्ट ऑप्शन है एक। मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड एटीपी। जब भी आयन हो, स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हों, जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे तो उनको कैरियर प्रोटीन को यूज़ करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा एटीपी भी लगेंगे, मुफ्त में नहीं जाया जाएगा। ग्लूकोज क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक ऑप्शन है। चैनल प्रोटीन्स जो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं ना, चाहे चैनल प्रोटीन के थ्रू हो चाहे कैरियर प्रोटीन, दोनों को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही कहते हैं। अब पास्ट एमसीक्यूज भी देख लेते हैं कि पास्ट में अभी तक उन्होंने क्या क्या कुछ पूछ लिए। द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स थ्रू कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब भी एमसीक्यूज ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले वो काम निकालते हैं जो कि बिल्कुल नहीं है। एंडोसाइटोसिस का मैंने आपको बताया कि ये तो एक एक्टिव प्रोसेस है, दूसरा ये बड़े मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो ये तो हो गया ख़त्म। पैसिव डिफ्यूजन, जो पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे बात हो रही है ना, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैं आपको समझाता हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसकी अंदर आ जाता है दो टाइप, पैसिव डिफ्यूजन जिसको सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि प्रोटीन के थ्रू आती हैं। तो यहाँ पे जो सी बात हो रही है ना पैसिव डिफ्यूजन की, सिंपल डिफ्यूजन जिसमें प्रोटीन का यूज़ नहीं करना पड़ता, जबकि यहाँ पे तो कैरियर प्रोटीन का जिक्र है, तो ये पैसिव डिफ्यूजन नहीं हो सकती। अब रैपिड एक्सचेंज या तो फैसिलिटेटेड है या फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म ये स्लो होता है क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, तो नीचे से पानी को ऊपर फेंकना हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, जबकि ऊपर पहाड़ियों के ऊपर से पानी जल्दी से नीचे आता है। तो इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्यों जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो रैपिड होती है, जबकि जो सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो डिफ़िकल्ट होती है। सो ये एक डिफ़िकल्ट एमसीक्यू था जिसमें एक कंसेप्ट था कि पैसिव डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो दूसरी टाइप है वो होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन के थ्रू जो आयन मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एक कंसेप्ट आपने ये याद रखना कि रैपिड एक्सचेंज पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। दूसरा कंसेप्ट, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के थ्रू जो रैपिड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। बस ये बातें याद रखें। डैश रेगुलेट्स द सेलेक्टिव परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोइंग ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल्स। ये नीड्स ऑफ सेल आप देख लें, ये एक अहम कंसेप्ट था जो कि पास्ट में भी पूछा गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी आती हैं,
लिपिड भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। इनमें किस ख़ास मालिक्यूल को सिलेक्ट करके अंदर जाने देना है, ये किसका काम है? कोलेस्ट्रॉल का, ग्लाइकोलिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, या मेम्ब्रेन प्रोटीन का? अगर यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन होता तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन ही सिलेक्ट करती हैं। सिलेक्टिव परमिबिलिटी जो कहते हैं ना इसको, ये मेजर प्रोटीन की वजह से होती है। अगर यहाँ पे मज़ीद लिपिड्स का ओनली ऑप्शन होता तो बच्चे कंफ्यूज होते, बहुत गलत भी करते। लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन सिलेक्टिविटी या सिलेक्टिव परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रेगुलेट करती हैं। आयंस कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू कैरियर प्रोटीन। अभी तक तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। चैनल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो दो कंसेप्ट मैंने स्टार्ट में आपको बताए थे वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। आयंस मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो चैनल प्रोटीन के थ्रू भी मूव करती हैं, कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी मूव करते हैं। ये भी पास्ट का एमसीक्यू है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मूव नहीं कर सकते, इससे बस वही मूव करेंगे जो कि नॉन पोलर हैं और मज़ीद कौन से हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, अनचार्ज हैं। आयन जोन से ये इनके थ्रू मूव नहीं कर सकते। अब स्टार्ट में आए थे, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको क्या क्या कुछ पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कंपोजिशन के बारे में बताया, डिफ़िकल्ट और कंसेप्चुअल और पास्ट एमसीक्यूज भी हल करवाए। अब है फंक्शन ऑफ चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, जबकि जो चैनल प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, पैसिव। जबकि जो कैरियर प्रोटीन है ये एक्टिव भी करती हैं, पैसिव भी करती हैं, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लिपिड ऐसा मालिक्यूल जो कि लिपिड सॉल्युबल है। अभी तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, नॉन पोलर मालिक्यूल बाहर से अंदर जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कुछ नहीं। अब अगर नॉन पोलर मालिक्यूल की कंसंट्रेशन बाहर कम है लेकिन इसको अंदर जाना है तो ये कैसे जाएगा? ये क्या करेगा, ये किसी वाटर सॉल्युबल कहते हैं, जैसे कि वाटर सॉल्युबल, या इसकी एक बाइंडिंग प्रोटीन होती है, बाइंडिंग प्रोटीन ये बॉडी के अंदर होती हैं, वो ये उससे बाइंड करेगी। ये नॉन पोलर मालिक्यूल किसी पोलर मालिक्यूल से बाइंड करेगा, उससे जुड़ेगा और फिर ये आराम सुकून से प्रोटीन के थ्रू अंदर चला जाएगा। अगरचे इसने कौन सा रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि जब ये नॉन पोलर था इसने किसी पोलर मालिक्यूल से मिलके फिर अंदर जाएगा। ये भी एक कंसेप्ट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मज़ीद अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारी बुक्स ऑर्डर नहीं की तो आप इस व्हाट्सएप के ऊपर जाकर अपना एड्रेस दे के 433 तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारा मज़ीद भी लेक्चर्स आते रहेंगे और मज़ीद कोई सजेशन हो कि इस तरह से हम इसको बेटर कर सकते हैं, ये 6217 तो वो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि हम बेटर से बेटर आपको जो सेशन है उसको मज़ीद अच्छे से अच्छा कर सकें और आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।